नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी आगरा की है। ये बात 2025 की है। 3 नवंबर 2019 की रात हरिओम अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ अचानक घर से गायब हो गया। वो पिछले 12 साल से आगरा में रह रहा था। 36 साल का हरिओम चांदी के कारखाने में चेन बनाने का काम करता था। शुरू में वो बोदला इलाके में किराए पर रहता था, लेकिन लापता होने से करीब 20 दिन पहले ही वो अपनी पत्नी बबली और दोनों बेटियों राशि और गुड्डो के साथ सिकंदरा के राधानगर इलाके में किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। 5 नवंबर को हरिओम की साली चित्रा सिंह, जो आगरा में ही रहती है, अपनी बहन बबली से मिलने उसके घर गई। वहां पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था। उसने फोन करने की कोशिश की, लेकिन बबली और हरिओम दोनों के मोबाइल बंद आ रहे थे। चित्रा ने जब घर पर ताला देखा और फोन भी नहीं लग रहा था, तो उसने जीजा हरिओम के पिता राजबीर को कॉल किया। उसने पूछा, पापा, दीदी और जीजा जी गांव में तो नहीं आए हैं? राजबीर ने कहा कि उन्हें भी कई दिन से हरिओम का फोन नहीं मिल रहा है और उनकी कोई खबर नहीं है। तब चित्रा ने बताया कि घर पर ताला लगा है और पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं कि वो लोग कहाँ गए हैं। ये सुनकर राजबीर को अनहोनी की चिंता हुई और वो गांव से सीधे राधानगर आ पहुंचे। और उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन बेटे, बहू और बच्चों का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार 6 नवंबर 2019 को राजबीर ने थाना सिकंदरा में हरिओम, उसकी पत्नी और दोनों बच्चियों की गुमशुदगी दर्ज करा दी। हरिओम तोमर बहुत मेहनती इंसान था। उसकी शादी थाना सैया के शाहपुरा गांव के निहाल सिंह की बेटी बबली से हुई थी। उनके परिवार में बबली और कुल 4 बच्चे थे। बड़ी बेटी ज्योति और बेटा नमन दादा राजवीर के पास अगवार गांव में रहते थे। वहीं छोटी बेटियां राशि और गुड्डो अपने माता पिता यानी हरिओम और बबली के साथ रहती थीं। हरिओम के पिता राजवीर के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राजू बीमार रहता था, इसलिए काम नहीं कर पाता था। पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ हरिओम पर थी। वो चांदी का कारीगर था और मेहनत से घर चलाता था। हरिओम और बबली की शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे। परिवार खुशहाल था, हंसी खुशी के साथ जिंदगी कट रही थी। लेकिन अचानक उनके गायब होने से पूरे घर की खुशियां छीन ली और सब कुछ मातम में बदल गया। जांच के दौरान हरिओम के पिता राजबीर ने सिकंदरा थाने के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को बताया कि उनकी बहू बबली का चाल चलन ठीक नहीं था। उसका रिश्ता कमल नाम के एक आदमी से था। इसी वजह से हरिओम और बबली के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। जब पुलिस ने कमल के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वो भी उसी दिन से गायब है, जिस दिन हरिओम और उसका परिवार लापता हुआ था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों की तलाश तेज कर दी। जांच में पता चला कि बबली सिकंदरा के दहतौरा गांव के रहने वाले कमल के साथ दिल्ली चली गई है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हो गई। 16 नवंबर को पुलिस ने बबली और उसके प्रेमी कमल को दिल्ली से पकड़ लिया। उनके साथ दोनों बच्चियां भी थीं। पुलिस सबको आगरा लेकर आई और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में सच सामने आया। दरअसल 3 नवंबर की रात हरिओम अचानक लापता नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हत्या हो चुकी थी। बबली का कमल उर्फ करण के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो हर हाल में कमल के साथ रहना चाहती थी। हरिओम को इस रिश्ते की जानकारी थी और वह लगातार इसका विरोध करता था। इसी वजह से बबली और कमल ने मिलकर हरिओम का गला दबाकर हत्या कर दी। बबली की बेहयाई यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने प्रेमी कमल के साथ मिलकर पहले तो पति हरिओम का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर दोनों ने मिलकर उसका शव एक संदूक में बंद किया और उसे यमुना नदी में फेंक दिया। पूछताछ और जांच के बाद जो पूरी कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह थी। ये बात फरवरी 2019 की है। कमल बोदला के एक साड़ी शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। बबली अक्सर वहां साड़ी खरीदने जाया करती थी। कमल हर बार उसे बड़े प्यार से तरह तरह की डिजाइन और रंगों की साड़ियां दिखाता और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। वो उसे बताता कि कौन सा रंग उस पर अच्छा लगेगा। धीरे धीरे कमल बबली की चंचल अदाओं पर फिदा हो गया। बबली भी उसकी मीठी बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उसकी कोई बात टालती नहीं थी। इसी बीच दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। अब जब भी बबली दुकान पर जाती तो कमल बाकी ग्राहकों को छोड़कर सीधे उसके पास चला आता, मुस्कुराकर उसका स्वागत करता, इधर उधर की बातें करता और फिर साड़ियां दिखाता। कमल आशिक मिजाज था। पहली ही मुलाकात से उसने बबली को दिल में जगह दे दी थी।
करीबियां बढ़ाने के लिए उसने बबली से फोन पर भी बातें करना शुरू कर दिया। जब दोनों के बीच फोन पर बातें शुरू हुईं, तो धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती चली गईं। फोन पर हंसी मजाक होने लगा और चाहत गहराने लगी। एक दिन बातचीत में बबली ने कमल को बता दिया कि वो बोदला में रहती है। इसके बाद कमल बबली के घर आने जाने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने मर्यादा की दीवार तोड़ दी। इसके बाद मौका मिलते ही दोनों अकेले में मिलते रहते थे। हरिओम के काम पर रहने की वजह से घर पर अक्सर बबली और कमल अकेले मिल जाते और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन ऐसी बातें आखिर कब तक छुपती? धीरे धीरे हरिओम को शक हो गया। एक दिन उसने बबली को साफ कह दिया कि कमल से दूर रहो और उससे फोन पर बात करना बंद कर दो। बबली अब हर हाल में कमल के साथ रहना चाहती थी। जब हरिओम ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने घर बदलने का दबाव बनाया। इसी वजह से घटना से करीब 20 दिन पहले हरिओम बोदला वाला घर छोड़कर पत्नी और दोनों बेटियों के साथ सिकंदरा के राधानगर में रहने चला गया। 3 नवंबर 2019 की रात हरिओम शराब पीकर घर लौटा। उस वक्त बबली मोबाइल पर कमल से बात कर रही थी। यह देखकर हरिओम आग बबूला हो गया। गुस्से में दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और हरिओम ने बबली की पिटाई कर दी। बबली ने तुरंत कमल को यह बात बता दी। कमल ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दे दी। थोड़ी देर बाद पुलिस घर पहुंची और पति पत्नी को समझा बुझाकर मामला शांत कराकर चली गई। लेकिन पुलिस के जाने के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ। दोनों का गुस्सा बढ़ता ही रहा और झगड़ा चलता रहा। रात 11:30 बजे बबली ने कमल को दोबारा फोन करके घर आने को कहा। जब वह उसके घर पहुंचा तो हरिओम उससे भिड़ गया। इसी दौरान कमल ने गुस्से में हरिओम का सिर दीवार पर दे मारा। नशे के चलते वह कमल का विरोध नहीं कर सका। उसके गिरते ही बबली उसके पैरों पर बैठ गई और कमल ने उसका गला दबा दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद हरिओम की मौत हो गई। उस समय दोनों बच्चियां सो रही थीं। कमल और बबली ने शव को ठिकाने लगाने के लिए योजना तैयार कर ली। दोनों ने शव को एक संदूक में बंद कर उसे फेंकने का फैसला कर लिया ताकि हत्या के सारे सबूत नष्ट हो जाएं। योजना के तहत दोनों ने हरिओम की लाश एक संदूक में बंद कर दी। रात 2:30 बजे कमल टूंडला स्टेशन जाने की बात कहकर ऑटो ले आया। ऑटो से दोनों यमुना के जवाहर पुल पर पहुंचे। लाश वाला संदूक उनके साथ था। इन लोगों ने ऑटो को वहीं छोड़ दिया। सड़क पर सन्नाटा था। कमल और बबली यू टर्न लेकर कानपुर से आगरा की तरफ आने वाले पुल पर पहुंचे और संदूक उठाकर यमुना में फेंक दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन 4 नवंबर को सुबह कमल बबली और उसकी दोनों बच्चियों को साथ लेकर दिल्ली भाग गया। कुछ दिनों तक उनका ठिकाना बदलता रहा। पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद आखिरकार 16 नवंबर 2019 को दिल्ली से बबली, कमल और दोनों बच्चियों को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया और सारा मामला खुल गया। बबली की यह बेवफाई पूरे हंसते खेलते घर को उजाड़ देने वाली थी। उसने अपने पति के रहते किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया और यह रिश्ता उसके लिए इतना अहम हो गया कि उसने पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने 16 नवंबर को कमल और बबली को पकड़कर यमुना किनारे ले गए। उनकी निशानदेही पर पीएसी के गोताखोरों को बुलाया गया और कई घंटे तक यमुना में लाश खोजी गई। लेकिन अंधेरे और पानी की वजह से लाश नहीं मिली और खोज को रोकना पड़ा। 17 नवंबर की सुबह पुलिस ने गोताखोरों और स्टीमर की मदद से यमुना में हरिओम की लाश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नतीजा नहीं निकला। आखिरकार पुलिस हरिओम का शव बरामद नहीं कर सकी। लगता है कि लाश बहकर कहीं और चली गई होगी। इस बीच बबली और उसका प्रेमी कमल को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया। जेल में रहने के दौरान ही बबली की मुलाकात प्रेम सिंह नाम के शख्स से हुई। प्रेम सिंह का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था और साल 2016 में वह दुष्कर्म के मामले में जेल भेजा गया था। कुछ वक्त बाद प्रेम सिंह को जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने अपनी एक शादीशुदा प्रेमिका के पति की हत्या कर दी। उसे फिर से जेल भेजा गया, लेकिन बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड अकेले प्रेम सिंह का नहीं था, बल्कि उसके कुछ और रिश्तेदार भी जेल में बंद थे। रिश्तेदारों से मिलने के लिए वह अक्सर जेल जाता था, जहां उसकी दोस्ती फिरोजाबाद की एक महिला से हो गई, जो खुद सलाखों के पीछे थी। अपने पति की हत्या की इल्जाम में जेल काट रही बबली का भी फिरोजाबाद की इस महिला से अच्छी दोस्ती थी। पति की हत्या की वजह से बबली के अपने परिवार के लोग ही उसके खिलाफ हो गए थे। ऐसे में अपनी जमानत के लिए उसने इस सहेली से कहा और सहेली ने बबली की मुलाकात प्रेम सिंह से कराई।
उसने प्रेम सिंह से कहा कि अगर वो उसकी जमानत करा देगा तो बबली उसके साथ शादी कर लेगी। करीब 11 महीने पहले प्रेम सिंह ने किसी तरह बबली को जमानत दिला दी। लगभग 5 साल 4 महीने जेल में रहने के बाद बबली जब बाहर आई तो कुछ दिन अपनी दोनों बेटियों के साथ ससुराल में ही रही। उसकी बड़ी बेटी 17 साल और छोटी 16 साल की है। बाद में बबली ने किराए का एक कमरा लिया और दोनों बेटियों के साथ वहां रहने लगी। 14 अगस्त 2025 की सुबह 8 बजे एक गांव के प्रेम सिंह ने पुलिस को फोन किया। बताया कि बाजरे के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। इस पर पुलिस पहुंच गई। मृतक के गांव का नहीं होने की वजह से आसपास के थानों में सूचना दी गई। इस पर एतमादपुर स्थित गांव अगवार की रहने वाली मुन्नी देवी आईं। उन्होंने मृतक की पहचान 70 साल के पति राजवीर सिंह के रूप में की। मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि बेटे हरिओम की 6 साल पहले हत्या हुई थी। इसमें बहू बबली जेल गई थी। 5 साल 4 महीने जेल में रही थी। 11 महीने पहले छूट कर आई थी। बहू के संबंध महल बादशाही निवासी प्रेम सिंह से चल रहे हैं। इस वजह से ही पति को मार डाला था। उनकी 2 बेटियां हैं। वह 2 महीने से अपनी 2 बेटियों को अपने साथ लेकर दिग्नेर क्षेत्र में रह रही थीं। मुन्नी देवी ने बताया कि पति राजवीर चाहते थे कि बहू दोनों बेटियों को ससुराल में छोड़ दें, जिससे उनका लालन पालन ठीक से हो सके। मगर बबली तैयार नहीं थी। 13 अगस्त को दोपहर को पति राजवीर को फोन किया। बताया कि उसे बात करनी है जिससे विवाद खत्म हो सके। वह तैयार हो गए। उस समय घर में खाना खा रहे थे। घर से निकल गए। इसके बाद लौटकर नहीं आए। उन्होंने पुलिस को लापता होने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बबली और उसके प्रेमी को पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बबली और प्रेम सिंह ने मिलकर राजवीर की हत्या कर लाश को खेतों में फेंका था। बबली के ससुराल छोड़ने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। दरअसल बबली के ऊपर जब पति की हत्या का आरोप लगा तो उसके 8 साल के बेटे ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन बबली को लगता था कि उसके बेटे को ससुराल वालों ने मारा है और मन ही मन उसके अंदर एक रंजिश थी। इसी वजह से बबली अपनी दोनों बेटियों के साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। इधर बबली के ससुर 70 वर्षीय राजवीर को अपनी दोनों पोतियों की फिक्र थी और चाहते थे कि वे अपने दादा दादी के साथ रहें। राजवीर को यह बात भी पता थी कि बबली के प्रेम संबंध किसी और शख्स से हैं। इसीलिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों से गुहार भी लगाई कि दोनों पोतियों को उनके साथ रहने दिया जाए। दोनों बेटियों को लेकर बबली का अक्सर अपने ससुर से विवाद होता था। जब विवाद बढ़ने लगे तो उसने ये बात अपने प्रेमी से बताई और दोनों ने तय किया कि राजवीर को मारकर इस मुश्किल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए। 13 अगस्त 2025 को बबली ने अपने ससुर राजवीर को बातचीत के लिए बुलाया। उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी और राजवीर की लाश आगरा के बमरौली कटारा गांव में बाजरे के खेत में फेंक दी। दोनों से पूछताछ करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। अब दोनों फिर से जेल में हैं। और आज की दूसरी कहानी राजस्थान की है। ये बात 2025 की है। राजस्थान में पाटौदी नाम का एक इलाका है और यहाँ के ज्यादातर लोग बहुत गरीब हैं और ज्यादातर महिलाओं के पास नौकरी या काम करने का कोई खास ऑप्शन नहीं है। परिवार की जिम्मेदारियों के चलते, जैसे पति, बच्चे, माँ बाप अक्सर पुरुष काम के लिए शहर या कभी कभी तो दूसरे राज्य तक चले जाते हैं। वो बहुत मेहनत करके घर के लिए पैसे भेजते हैं। इस परिस्थिति में पूरे परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है और वे संयम बनाकर जीवन चलाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाती। रसल कंवर उनमें से एक थी। रसल की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका पति काम के लिए गांव से दूर चला गया था। इसलिए रसल और उसके बच्चे ही गांव में रहते थे। रसल अभी जवान थी। उसकी उम्र 30 भी नहीं थी। अपनी जवानी में ही पति दूर काम करने चला गया था। वह पति के बिना अकेली और अपनी बच्चियों के साथ घर संभाल रही थी। दिन में तो वह खेत में काम में व्यस्त रहती, लेकिन रात होते ही उसकी चाहतें उठती थीं। लेकिन पति दूर होने की वजह से यह संभव नहीं था। इसी बीच कुछ लड़के उसे देखते और उसके पीछे पड़ने लगे। इनमें एक था बरकत खान। उसने रसल के पीछे पड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। बरकत कुछ भी मौका निकालकर रसल से बात करने की कोशिश करता रहता था। धीरे धीरे रसल ने देखा कि बरकत उसे बार बार मिलने आता, उसके घर के पास खड़ा रहता और जब वह खेत में काम करने जाती तो पीछे पीछे आता। अब उसे साफ समझ में आ गया कि यह कोई आम बात नहीं है। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में चाहत जगने लगी।
रात के समय जब वह अकेली होती, तब उसे बरकत की मौजूदगी महसूस होने लगी। उसके मन में आया कि जवानी ऐसे ही निकल जाएगी, इसलिए बरकत के पास रहकर थोड़ी खुशी तो ले ही ली जाए। यही उसका पहला बड़ा गलती भरा कदम था। रसल ने हल्की हंसी और बातें करना शुरू किया, और इसी का बरकत ने पूरा फायदा उठाया। अब बरकत हमेशा रसल के पीछे पड़ने लगा। वह बात करने लगा और दोनों की बातें धीरे धीरे लंबी होने लगीं। मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ गया। यह सब छोटे गांव में छुपा नहीं रह सका और लोग धीरे धीरे उनके रिश्ते की चर्चा करने लगे। रसल ने मन ही मन सोचा कि लोग तो वैसे भी बातें करेंगे, तो अब क्या फर्क पड़ता है। इसी सोच में उसने एक कदम और बढ़ाया, और यह वही था जो बरकत चाहता था। एक दिन बरकत शौकिया अंदाज में खेत में किसी छुपी जगह पर आया और रसल को गले लगा लिया। रसल ने भी कोई सोच विचार किए बिना उसे जवाब दिया। दिन में खुले खेत में दोनों एक दूसरे के करीब आए और अपनी चाहत पूरी की। रसल को यह अनुभव बहुत अच्छा लगा। अब उसने सीधे बरकत को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। रात को वह उसके पास आया और दोनों आराम से एक ही बिस्तर पर थे। रसल पूरी तरह उसके पास थी और बरकत भी उसे खुश करने के लिए तैयार था। दोनों ने मन से एक दूसरे के साथ समय बिताया। रात दोनों के लिए सुखद बीत गई। अब यह उनकी रोजमर्रा की बात बन गई थी। रसल और बरकत का अनैतिक रिश्ता गांव में चर्चा का विषय बन गया। रसल को अब एक प्रेमी मिल चुका था। शहर में उसका पति दूर काम कर रहा था और घर का ख्याल रख रहा था। वहीं गांव में उसका प्रेमी उसे सुख दे रहा था। एक बार जो स्वाद चख लिया, वह रोकना मुश्किल होता है। शरीर की चाहत इतनी तेज हो गई थी कि अब लाज और शर्म कुछ बची ही नहीं थी। बरकत के साथ संबंध रखने के बाद भी रसल को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। रसल की काम वासना बढ़ गई थी, और इसी बीच गांव के कुछ और पुरुष भी उस पर नजर डालने लगे। उन्हें लगता था कि चूंकि रसल का संबंध किसी और के साथ है, वह उनके साथ भी कुछ कर सकती है। इसी वजह से कुछ युवक उसका पीछा करने लगे। लेकिन रसल की नजर अब जेफू खान पर पड़ गई। उसे एक जवान लड़की चाहिए थी और रसल उसके नजरों में वही लड़की थी। एक रात उसने जेफू को अपने घर बुलाया। जेफू समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। वह रात का इंतजार करने लगा। जब अंधेरा फैल गया और गांव में सन्नाटा हो गया, तो जेफू चुपचाप रसल के घर पहुंचा। रसल ने उसे अंदर बुलाया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही पल में वह उसके गले में थी। जवान लड़की के इतने करीब होने का अनुभव जेफू के लिए बहुत ही रोमांचक था। उसकी शरारत रसल को भी अलग तरह का सुख दे रही थी। पूरी रात दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे। अब जेफू उसका नया प्रेमी बन गया। गांव में चर्चा होने लगी थी कि रसल के घर बरकत आता है, और जेफू भी। जेफू को पहले से पता था कि बरकत उसके बारे में जानता है, लेकिन जब उसे पता चला कि अब जेफू भी रसल के करीब है, तो बरकत गुस्से में आ गया। वह बार बार कहता कि रसल सिर्फ उसकी है और किसी और की नहीं हो सकती। इसके चलते वह उस पर दबाव बनाने लगा। रसल बस चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुनती रही और कहती रही कि उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है और लोग तो वैसे भी कुछ भी बातें करेंगे। बरकत जब रसल के पास होती तो उस पर भरोसा करता, लेकिन थोड़े ही समय में उसका मन फिर से शक करने लगा और वह रसल पर नजर बनाए रखता। सितंबर का महीना शुरू हुआ। रसल का पति शहर से आया था, इसलिए बरकत उसे मिलने नहीं आ सका। कुछ दिन वहीं रहने के बाद उसका पति फिर काम पर चला गया। जैसे ही रसल का पति शहर गया, वैसे ही बरकत रसल से मिलने आया, लेकिन रसल ने मिलने से मना कर दिया। यह देखकर बरकत थोड़ा परेशान हुआ और वह रसल पर लगातार नजर रखने लगा। 14 सितंबर की रात जब जेफू खान रसल के घर की तरफ जा रहा था, तो बरकत ने उसे देख लिया। यह देखकर वह गुस्से में आ गया। उसने जेफू का पीछा किया और रसल के घर तक पहुंच गया। रसल ने दरवाजा खोलकर जेफू को अंदर लिया और यह सब बरकत ने देखा। लेकिन अब वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का विचार करके थोड़ी देर वहीं रुक गया। 5 मिनट में ही बरकत रसल के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर रसल और जेफू एक दूसरे के करीब थे। रसल को जैसे ही लगा कि कोई उनके मजे में बाधा डालने आया है, वह गुस्से में दरवाजा खोल बैठी। उसी समय बरकत धक्का देकर घर में घुस गया। जेफू को देखकर वह सीधे उस पर दौड़ा। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तू यहां क्यों आया? यह सिर्फ मेरी है, बरकत चिल्लाया और जेफू पर हाथ उठा दिया। जेफू भी पलटकर बोला, यह सिर्फ मेरी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। इस झगड़े में जेफू ने पास रखी काठी उठाई और बरकत के सिर पर मार दी। बरकत गिर पड़ा। फिर भी जेफू रुका नहीं और काठी से लगातार मारता रहा। इस मार से बरकत की मौत हो गई। बरकत की मौत हो चुकी थी। अब रसल और जेफू ने सोचा कि यह मामला पकड़ में ना आए। उन्होंने सबूत मिटाने के लिए बरकत का शव उठाया और पास के खेत में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने काठी और बाकी सबूत भी नष्ट करने की कोशिश की। सुबह गांव वालों को शव दिखा। साफ दिख रहा था कि किसी ने उसे मारकर जान ले ली है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि बरकत और रसल के बीच अनैतिक संबंध थे। इसी के आधार पर पुलिस ने रसल को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। कॉल डिटेल्स और फोरेंसिक जांच की मदद से पुलिस ने मामला सुलझाया। जेफू को भी तुरंत गिरफ्तार किया गया। दोनों ने हत्या कबूल कर ली है और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। रसल ने अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बहकर गलत रास्ता चुना। इसका परिणाम सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ा। जब किसी भी संबंध में नैतिकता और ईमानदारी नहीं रहती तो उससे केवल दुख, विवाद और गंभीर परिणाम ही निकलते हैं। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज के लिए भी जरूरी है। झगड़े और हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। बरकत की हत्या इस बात का उदाहरण है कि गुस्से और प्रतिस्पर्धा से केवल विनाश होता है। किसी भी फैसले को सोच समझकर लेना चाहिए। छोटे निर्णय भी लंबे समय में बड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। रसल और जेफू ने जो कदम उठाया वह अपराध को और गंभीर बना गया। अपराध की दुनिया में कभी कोई छोटा रास्ता नहीं होता। लालच, अनैतिकता और हिंसा किसी को भी खुशहाल जीवन नहीं देती। समझदारी, संयम और नैतिकता ही जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।